आप देख रहे हैं आदिल जिलानी के साथ ये अहम प्रोग्राम। व्यस आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान का एक और बहुत अहम इशू, और वो है कि मूडीज़ जो कि दुनिया की एक बहुत बड़ी रेटिंग एजेंसी है, उसने पाकिस्तान की रेटिंग को डाउनग्रेड किया है, पाकिस्तान की रेटिंग को गिराया है। और याद रहे कि ये रेटिंग जो गिरी है पाकिस्तान की, ये एक ऐसे मरहले पर गिरी है कि पाकिस्तान में सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम पहले ही पिछले 6-7 माह से जारी है, और फिर पाकिस्तान में महंगाई आसमानों को छू चुकी है। 2 वक्त का खाना खाना एक गरीब बंदे के लिए जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। अमीर बंदा भी अब चीखें मार रहा है, बिजली के बिल तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, और फिर सैलाब की तबाहकारियां हैं। और एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट में मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। मूडीज़ का कहना यह है कि सैलाब की तबाहकारियों के बाद पाकिस्तान का लिक्विडिटी रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, जो कर्ज़ों पर इन्हिसार है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और फिर जो इस्तेदाद है कर्ज वापस करने की वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। और ये एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के तहत जो है वो अपने सिस्टम को धक्का दे रहा है कि किसी तरह हम IMF के प्रोग्राम को मुकम्मल करें, उसकी कंडीशंस को फुलफिल करें, ताकि हमें बैनुल-अक़वामी मंडी से कर्जे मिलते रहें, ताकि हम अपने सिस्टम को चला सकें। तो याद रहे व्यूअर्स, ये इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मूडीज़ ने डाउनग्रेड किया है। इसके क्या असरात होंगे पाकिस्तान के सिस्टम पर, उसके हवाले से हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। और फिर ये रेटिंग का डाउनग्रेड होने का एक्चुअली मतलब क्या है, ये भी हम आपको आज के इस प्रोग्राम में बताएंगे। तो सबसे पहले जिन्होंने अब तक हमें ज्वाइन नहीं किया वो हमें ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप और हम इसी तरह कनेक्टेड रह सकें। रेटिंग क्या है? क्रिटिक्स जो हैं वो अपनी ओपिनियन देते हैं, अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं कि ये फिल्म जो है वो सिनेमा थिएटर्स में ये चल पाएगी या नहीं, डायलॉग डिलीवरी है वो कैसी है, अंदर कंटेंट क्या है, स्टोरी में जान है या नहीं है, और फिर ये भी कि क्या ये फिल्म जो है वो चल पाएगी या पिट जाएगी ये बॉक्स ऑफिस पे। सो अगर क्रिटिक्स ने अच्छी रेटिंग ना दी हो तो देखने वाला 10 बार सोचेगा कि हम अपने ये 1000 रुपए खर्च करें या नहीं करें। तो इसलिए क्रिटिक्स की ओपिनियन बड़ा मैटर करती है। वो क्रिटिक्स की ओपिनियन वो रेटिंग है जो वो फिल्म को दे रहे हैं। अगर 1 स्टार है तो उस फिल्म की रेटिंग कम है, अगर 2 स्टार है तो रेटिंग रिलेटिवली बेहतर है, अगर वो उन्होंने 4 या 5 स्टार दिए हैं तो सबसे बेस्ट क्वालिटी की वो फिल्म है क्रिटिक्स की ओपिनियन में। तो पॉइंट ये है कि क्रिटिक्स की जो आरा है उसकी बुनियाद पर फिल्म की जो क्रेडिबिलिटी है, जो साख है, उसको देखा जाता है, उसको जाना जाता है, उसको नापा जाता है। इसी तरह दुनिया की ये जो रेटिंग एजेंसीज हैं, मूडीज़ है या स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है या फिच है, वो फैसला करते हैं कि किसी भी मुल्क की जो गवर्नमेंट है उसके अंदर सलाहियत है कि वो कर्ज जो है वो पे बैक कर सके या ना कर सके, और आया उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस हवाले से वो अपनी रेटिंग्स देते हैं। तो इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक है इन्वेस्टमेंट ग्रेड, एक है स्पेकुलेटिव ग्रेड। जिस तरह क्रिटिक्स जो है वो फिल्म के बारे में अपनी ओपिनियन देते हैं और स्टार्स देते हैं, जिसकी बुनियाद पर देखने वाला फैसला करता है कि हम ये फिल्म देखने जाएं या ना जाएं। इसी तरह जो रेटिंग एजेंसी है वो भी किसी के मुल्क के बारे में या उसकी गवर्नमेंट के बारे में सॉवरेन रेटिंग्स देती हैं कि इस मुल्क के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं, क्या इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और वो सिक्योर होगी, क्या उस गवर्नमेंट की कैपेसिटी है कि वो आपकी जो लोन है वो पे बैक कर सके। तो अगर बेहतर रेटिंग है तो वो उसको इन्वेस्टमेंट ग्रेड में रखते हैं, अगर बेहतर रेटिंग नहीं वो देते तो उसे स्पेकुलेटिव या जंक के अंदर रेटिंग देते हैं। जो कर्ज लेने वाला है उसकी अगर रेटिंग जो है वो हाई क्वालिटी की है, विच मीन्स कि वो उसके अंदर सलाहियत है कि वो पे बैक कर सकता है, और रेटिंग एजेंसी कहेंगी कि जी आप इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट भी करें, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सिक्योर है। और अगर पुअर क्वालिटी है, विच मीन्स कि जो बोरोअर है, जो कर्ज लेने वाला है, वो उसके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि वो जो कर्ज है वो कर्ज लेकर उसकी किस्तें अदा कर पाएगा, और वो डिफ़ॉल्ट भी कर सकता है। और फिर वो रेटिंग एजेंसियां ये भी कहती हैं कि अगर ये पुअर क्वालिटी है, विच मीन्स कि आपकी इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर नहीं है। तो रेटिंग एजेंसीज की रेटिंग्स के बाद मुल्क फैसला करते हैं कि वो उस मुल्क के अंदर जाकर इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। तो मूडीज़ ने जो रेटिंग दी है पाकिस्तान को वो B3 से CAA1 की रेटिंग दी है।
तो पॉइंट ये है कि ये पुअर क्वालिटी की है, ये जंक कैटेगरी है, ये स्पेकुलेटिव ग्रेड की है। तो मूडीज ने ये कहा है व्यूअर्स कि IMF के प्रोग्राम में होने के बावजूद पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो ख़तरे में है, वो मुश्किलात में है, मज़ीद कर्ज लेने की इस्तेदाद भी कमज़ोर हो रही है। अब मज़ीद कर्ज लेने में भी पाकिस्तान को दुश्वारियाँ होंगी। 30 से 40 अरब डॉलर का पाकिस्तान का सैलाब की तखमीना लगाया गया था कि पाकिस्तान को ये लॉसेस हुए हैं, एग्रीकल्चर के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, जो सोशल और ह्यूमन लॉसेस हुए हैं, जो लोगों की जानें गई हैं, उसका तो कोई नेमुल बदल नहीं है। लेकिन जो इकोनॉमिक लॉसेस हैं वो 30 से 40 अरब डॉलर हैं। रिहेबिलिटेशन की कॉस्ट है और फिर लोगों को छत मुहैया करना है, उन्हें रोज़गार देना है, गुर्बत ख़त्म करनी है। एक ये सबसे बड़ा क्राइसिस है। उसके साथ साथ पाकिस्तान को जो गैप है IMF के प्रोग्राम के बावजूद तकरीबन 4 अरब डॉलर का एडिशनल जो फंडिंग है पाकिस्तान को अरेंज करनी थी। 30 से 40 अरब डॉलर जो फ्लड के जो लॉसेस हैं उसमें अब तक पाकिस्तान को 4.6 बिलियन डॉलर मिला है, जिसमें ADB के 2.5 बिलियन है, वर्ल्ड बैंक का 1.3 बिलियन है, UN ने जो अपील की थी 816 मिलियन डॉलर पाकिस्तान को वो मिला है। तो ये तकरीबन 4.5 अरब डॉलर का अब तक पाकिस्तान को फंडिंग हुई है, जो कि नाकाफ़ी है। पाकिस्तान को तकरीबन 15 से 20 अरब डॉलर फंडिंग चाहिए ताकि इमीडिएटली वो रेस्क्यू ऑपरेशन भी एग्रेसिवली स्टार्ट कर सके और फिर उसके साथ साथ लोगों को रिहेबिलिटेट कर सके, उन्हें छत मुहैया कर सके, मेडिकल एड दे सके। बीमारियां फूट चुकी हैं और एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो है वो उसने जन्म लिया है, क्योंकि इससे गुर्बत, इससे लॉलेसनेस और इससे बेरोज़गारी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। फिर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में तकरीबन 4 अरब डॉलर हमें अपने दोस्त ममालिक से रेज़ करना था, कतर में, मिडल ईस्ट में और दूसरे ज़राए से, लेकिन वो भी अब तक हम रेज़ नहीं कर पाए हैं। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट पाकिस्तान की IMF के मुताबिक तकरीबन 30 अरब डॉलर की है और इस 30 अरब डॉलर में पाकिस्तान को जो अपना सूद अदा करना है 21 अरब डॉलर की वो अदायगियाँ हैं। करंट अकाउंट खसारे की फाइनेंसिंग 9.3 बिलियन डॉलर है, IMF का कोई 1 बिलियन डॉलर। सो 30 अरब डॉलर ये, और इसके अलावा तकरीबन 4 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को दोस्त ममालिक से भी चाहिए जो अब तक नहीं मिला। तो ये कुल मिला के कुछ 34 अरब डॉलर, और इसके अलावा कुछ 6 बिलियन डॉलर हमें एडिशनल करना था ताकि हम अपने रिजर्व्स को बूस्ट कर सकें, क्योंकि पाकिस्तान के रिजर्व्स जो हैं वो 8 अरब डॉलर से नीचे आ चुके हैं। तो ये क्रिटिकल लेवल से भी नीचे चले गए हैं, जो कि 2 माह की इंपोर्ट्स के बराबर भी नहीं है। तो पॉइंट ये है कि पाकिस्तान की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट जो है वो शदीद हद तक जो है वो बढ़ती जा रही है। बैनुल-अक़वामी मंडी से पाकिस्तान को ना तो सैलाब के अंदर कोई खातिर खा अब तक मदद मिल रही है, ना इन्वेस्टमेंट के अंदर पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा पैसा आ रहा है, और यही वजह है कि ये जो क्राइसिस है ये मज़ीद इंटेंस होता जा रहा है। और इसी वजह से चाहे मूडीज़ हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे IMF हो, तमाम खदशात का इज़हार कर रहे हैं कि पाकिस्तान को एक्सटर्नल फंडिंग की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, कर्ज की पे बैक कैपेसिटी जो है वो पाकिस्तान की गिरती जा रही है, और मूडीज़ के मुताबिक कई बरसों तक पाकिस्तान को जो कर्ज है वो लेने में दुश्वारियां होंगी। और अब जैसा कि रेटिंग गिरी है तो उसके बाद से पाकिस्तान के ऊपर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। पाकिस्तान का डोमेस्टिक इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस पहले ही गिरा हुआ है, महंगाई, बेरोजगारी, और इसके अलावा जो बिजली के जो रेट है, कई इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं। एप्टमा ने अभी पिछले दिनों कहा कि 1600 फैक्ट्रियां अब तक बंद हो चुकी हैं और तकरीबन 30 से 50 लाख बेरोजगारी डायरेक्ट पैदा हो सकती है मजीद अगर फैक्ट्रियां बंद हो गई। तो बेस पॉइंट ये है कि मल्टीलेटरल और बायलेटरल सोर्सेज से पाकिस्तान को 548 अरब रुपए की रिक्वायरमेंट है। डॉलर टर्म में ये तकरीबन 2.5 अरब डॉलर बनता है। कमर्शियल यूरो बॉन्ड से हुकूमत ने बजट के अंदर मेंशन किया है 1064 अरब रुपया, वो उन्होंने रेज करना है, जो 4.8 बिलियन डॉलर। तो ये कुल मिला के 7.3 बिलियन डॉलर की ये रिक्वायरमेंट है जो एक्सटर्नल साइड से पाकिस्तान को चाहिए, ताकि हम अपना 21 अरब डॉलर के बजट खसारे तक रुक सकें। विच मीन्स के 4,547 अरब रुपया जो गवर्नमेंट ने अपनी किताबों में बजट के अंदर मेंशन किया है, और 4.9% ऑफ जीडीपी। तो 4.9% ऑफ जीडीपी पर बजट खसारे को रोकने के लिए हमें 1611 अरब रुपए बैनुल अक़वामी मंडी से मजीद चाहिए होगा, जिसमें कमर्शियल
कमर्शियल डेट और यूरो बॉन्ड दोनों शामिल हैं, और फिर मल्टीलेटरल बायलैटरल एजेंसी से पैसा भी शामिल है। ऐसे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान कैसे कमर्शियल बॉन्डिंग कर सकता है? अगर करेगा तो मज़ीद महंगी होगी। यूरो बॉन्ड कैसे फ्लोट कर सकता है? और बैनुल-अक़वामी दुनिया में अभी वैसे ही ग्लोबली क्राइसिस आया हुआ है, लिक्विडिटी कंडीशन अच्छी नहीं है, इन्फ्लेशन जो है वो आसमानों को छू चुका है, तो पूरी दुनिया में इस वक्त आग लगी है। तो ऐसे सिनेरियो में कौन आपके मुल्क के अंदर आकर इन्वेस्टमेंट करेगा? तो पॉइंट ये है कि ये क्राइसिस बहुत संगीन नौइयत का है। ना आप यूरो बॉन्ड फ्लोट कर सकते हैं, ना आप कमर्शियल बोरिंग इस वक्त कर सकते हैं, ना बैनुल-अक़वामी मंडी से आप मजीद कर्ज ले सकते हैं। आपकी यूरो बॉन्ड यील्ड जो है वो 130% से ऊपर चली गई है। ये 10-12% होती थी ऑन एन एवरेज। पाकिस्तान में कई दहाइयों तक हमने ये देखा है, आज वो 130% से ऊपर चली गई है। बैंक कह रहा है कि 2% से ज़्यादा आप तरक्की नहीं कर सकते। मूडीज़ कह रहा है कि 0 से 1% की ग्रोथ होगी आपकी। तो जिस मुल्क में जब आपकी सियासी और माशी अदम इस्तेकाम होगा, रेटिंग गिर रही होगी, सैलाब के असरात होंगे, और फिर महंगाई आसमानों को छू रही होगी, बेरोज़गारी होगी, गुर्बत होगी, तो ऐसे सिनेरियो में ज़रूरत इस अमर की है कि हम इस पॉलिटिकल क्राइसिस से निकलें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएँ। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तभी आएगी जब आप इलेक्शन की तरफ जाएंगे, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जो है वो रास्ता दिखा सकती है। और फिर आप एक मिनिमम कॉमन एजेंडा की बात कर सकते हैं कि जी आए पावर रिफॉर्म्स हम करते हैं, एनर्जी की रिफॉर्म्स पे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, या टैक्स की रिफॉर्म्स पे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, रेवेन्यू ताकि हम जनरेट करें, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएं, एग्रेसिवली प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएं, और फिर जो है आप इस महंगाई को कंट्रोल करें। तो पॉइंट ये है कि ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत संगीन क्राइसिस है। पूरी कौम को, पूरी लीडरशिप को बैठकर इस हवाले से बेहतर तौर पर कोई स्ट्रैटेजी, कोई लाएअमल तरतीब देना होगा, तभी हम इस क्राइसिस से निकल सकेंगे। एज वी स्पीक आने वाले दिनों में अनफॉर्चुनेटली हमें कोई पॉजिटिव, कोई उम्मीद, कोई होप हमें नज़र नहीं आ रही कि पाकिस्तान इस भंवर से निकल पाएगा। हमारी तरफ से यही कुछ। आदिल जिलानी को इजाज़त दीजिए।